पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रेट केयर टेकन इन इंट्रावेनस इंजेक्शन। मेरे हिसाब से ये हो चुका है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, हम जो ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में कर रहा है उसका एक परफेक्ट अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे कम ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हमने इंजेक्शन लगाया है तो ऑब्वियसली आरबीसी स्वेल और बस्ट हो जाएंगे। उससे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का है तो दैट इज सेल से आप बाहर आ जाएगा, वो आरबीसी फ्लैसिड हो जाएंगी। तो इसलिए ग्रेट केयर लेनी चाहिए ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। Outer hard shell of 2 eggs are removed. One egg is placed in pure water, burst, and other is saturated NaCl solution, flaccid. तो अगर आपने NaCl ऐड किया है या सॉरी एग जो है उसके ऊपर वाली शेल हटा दी है, हार्ड कवरिंग हटा दी है, अब वो म्यूसिलेजियस मेम्ब्रेन या एक मेम्ब्रेन के अंदर शेल है और उस शेल को आपने रख दिया है पानी में जहां ऑस्मोसिस हो सकती है। पानी अंदर आएगा, ऑब्वियसली सेल से आप जब अंदर गाढ़ा है तो वो धीरे धीरे करके टर्जिट होते होते इट विल बस्ट आउट। और अगर आपने सैचुरेटेड NaCl यानी उससे भी ज्यादा गाढ़े सोल्यूशन में रखा है तो वो बाहर आ जाएगा सेल सैप, और अगर सेल सैप बाहर आ जाएगा देन इट बिकम्स फ्लैसिड। नेक्स्ट, when mercuric iodide is added to aqueous solution of KI, then freezing point raised why? तो ये हमने शायद एक बार डिस्कस किया है कि मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की जगह ज्यादा हो जाता है। व्हाट इज द रीजन? बेटा ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि जब KI और जब बच्चों KI ऐड करते हैं हम मर्क्यूरिक आयोडाइड में, दैट इज HgI2 में, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है K2HgI4। ओ माय गॉड, स्लाइड K2HgI4, it is also called as Nessler's reagent। ठीक है, ये अमोनियम आयन के डिटेक्शन में यूज करते हैं और यहाँ शुरू में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और बाद में पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, और पार्टिकल कम होने की वजह से बेटा ये ऐसा हो गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा फोर्थ है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl and BaCl2 are prepared in water। ठीक है, the freezing point is -2 degrees centigrade। the freezing point would you expect for BaCl2 assuming KCl and BaCl2 both are completely ionized। ठीक है, 0.1 मोलर सोल्यूशन KCl का बना है, BaCl2 का बना है, तो एक कॉमन सेंस है BaCl2 में पार्टिकल्स ज्यादा है। अगर बेटा दोनों के ही 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 या 0.1 जो भी है, KCl का भी है और BaCl2 का भी है, तो यहाँ 2 पार्टिकल है अगर सारा आयनाइज हो रहा है और यहाँ 3, यानी यहाँ वाटर फैक्टर ज्यादा है। जहां वाटर फैक्टर ज्यादा होगा वहां डेल्टा TF की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहाँ अगर ये डिप्रेशन -2 से हुआ है तो ये और ज्यादा डिप्रेशन होगा, यानी ये -3 से हो जाएगा, तो यहाँ का बाद का सोल्यूशन और कम हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये पिस्टन है, फ्रेश वाटर लिखा है, यहाँ मुझे एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ पिक्चर थोड़ी छोटी करूंगा तो पता लग जाएगा क्या है। और छोटी, हाँ ये लिखा है फ्रेश वाटर कंटेनर, सी वाटर कंटेनर। ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक, यहाँ फ्रेश वाटर लिखा है, यहाँ सी वाटर लिखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, ये पिस्टन लगा है। नेम द प्रोसेस, ऑब्वियसली ऑस्मोसिस ही होगा। टू विच कंटेनर डज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस? सॉल्वेंट दोनों कंटेनर में जाएगा, नेट फ्लो किसमें होगा? फ्रेश वाटर से सी वाटर जाएगा। नेम 1 SPM which can be used in this plant। कॉपर फेरोसाइनाइड, SO4 भी है, CuFeCN6, Cu2FeCN6 भी है। गिव 1 प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्लांट। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं
स्प्रेश और सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप भी कह सकते हैं अगर पिस्टन लगाएंगे, क्योंकि ये पिस्टन लगा है तो जैसे ही हम प्रेशराइज करेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी और रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप भी हो सकता है। 6th क्वेश्चन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व पर लीटर सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना बार इतने केल्विन, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इतने बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन? तो P is proportional to C, P1 is equal to C1 या P1 upon P2 equals to C1 upon T2। और मुझे जहां तक लग रहा है शायद ये 5 के आसपास है और ये आ रहा है ग्लूकोज का ही सोल्यूशन है। तो बेटा ये तो डायरेक्ट कर लीजिए, दैट इज अब निकालना पड़ेगा। 36 ग्राम ग्लूकोज dissolve, what would be its concentration? 36 ग्राम ग्लूकोज dissolvent per liter equipment has osmotic pressure इतना, ठीक है। If the osmotic pressure of solution is इतना, what would be its concentration? बेटा osmotic pressure दे रखा है, concentration पूछिए तो 36 ग्राम ग्लूकोज का आप यूज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होता है, ये जो 36 ग्राम ग्लूकोज से प्रेशर दे रखा है एक टेम्परेचर पे, वो ये बताने के लिए दे रखा है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा या आर की वैल्यू कितनी आएगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट दे रखा है और उसमें कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पूछी है। भैया पीवी इक्वल टू एनआरटी या पाई इक्वल टू सीएसटी फॉर्मूला लगा दो, पाई की वैल्यू 1.76 रख दो, कंसंट्रेशन निकालनी है पूरी मोलैरिटी, आर की वैल्यू 0.082 रख दो, टेम्परेचर केल्विन में 300 रख दो। तो यहाँ मोलैरिटी आप सॉल्व करके देखिएगा, मुझे जहां तक आंसर एक अप्रोक्सीमेट बता दूं तो ये 8.3 24.6 होता है ना, ठीक है। तो ये ऐसा आया है दिस वन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 24.6 की जगह उसे वहीं रहने दे रहा हूँ, 10 की पावर -2 कर दूं तो ये 176 हो जाएगा ना। और 24 से 176 28 टाइम्स 127 टाइम्स मतलब कर लूं 4 7 टाइम्स 28, नियरली 7 टाइम्स, मुझे नियरली 7 टाइम्स लग रहा है। 7 इंटू 10 की पावर -2 तो 0.07 के आसपास या उससे थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है। 0.071 इज द आंसर। तो ये तरीका है। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि फिर ये 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की क्या जरूरत है, बेटा इसकी क्या जरूरत है, ये सोच रहे होंगे आप, ये ठीक है। तो बेसिकली ये जो पहली वाली वैल्यू दे रखी है ये उन क्वेश्चंस के लिए अच्छी होती है जहां सॉल्यूट का नाम ना हो। जैसे उन्होंने ग्लूकोज नहीं दिया होता तो पहले वाले से मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ता, या सॉरी आर की वैल्यू नहीं दी होती, क्योंकि अब आपको साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में बेटा मैंने ये वाला आर, क्योंकि मुझे पता था यही रखना है तो रख दिया। मुझे कंसंट्रेशन निकालनी थी, ठीक है, और टेम्परेचर गिवन था क्वेश्चन में, प्रेशर गिवन था और ये वैल्यू नहीं गिवन थी। और ये वैल्यू क्योंकि मुझे मालूम है इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पिछले एक्सपेरिमेंट से निकाल के यहाँ क्यों पुटअप करूं। वैसे जो वैल्यूज दे रखी थी वो इसलिए कि पिछले एक्सपेरिमेंट से मैं पाई इक्वल्स टू CST, पाई की वैल्यू 4.98, कंसंट्रेशन 36 ग्राम अपॉन 180 इंटू 1, ये हो गया मोलैरिटी, एस निकालता, टेम्परेचर इतना रखता, यहाँ से एस फाइंड आउट करके यहाँ पुटअप करता। बट इट इज अ कॉमन सेंस कि एस थोड़ी जाएगा यार, एस तो वही रहता है ना सर। मैंने सर SG रख दिया था पूरा पूरा R और T हाँ, इसमें दूसरे एक्सप्रेशन में। बात तो वही है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन जब ध्यान से दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि वहां से निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में वहां से निकाल के यहाँ ठीक किया आपने वैसे अपने हिसाब से, लेकिन जब हमें ये आर मालूम है ये चेंज ही नहीं हो सकता, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यहाँ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो आर की वैल्यू 0.08 ले ही नहीं रहे, वो कुछ और ले रहे हैं वैल्यू, तो बाई चांस की बात अलग है, लेकिन फिलहाल जनरल क्वेश्चन है, ठीक किया बेटा आपने। क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय इतने ग्राम ऑफ NaCl इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। भाई यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि ये बाबूजी कह रहे हैं NaCl है, बस इतना ध्यान रखना है, ये बाबूजी कह रहे हैं NaCl है बस, तो आई जरूर लगाना है। जब भी NaCl होगा आई जरूर लगाएंगे, इतने को आपको ध्यान में रखना है। चेक इट बेटा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, डेल्टा TF
इज इक्वल टू आई इंटू बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट के भी कर लेना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के एफ कर लेना, ठीक है। और आई की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि अल्फा गिवन नहीं है, NaCl इतने में टूटेगा। केबी कैसे आएगा, वाटर का केबी फिक्स है 0.52, और मोलैलिटी कैसे आएगी, कितने ग्राम था भैया, कितने ग्राम था, 15 ग्राम NaCl 250 ग्राम पानी, 15 ग्राम NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 और 250 ग्राम पानी ये था, और 250 इंटू 4, थोड़ी देर के लिए इसे 60 मान लो, थोड़ी देर के लिए, 15 चौकू 60, खत्म, 5 दूनी 10, 1, 1.04। लेकिन ये हमने ना बढ़ाया था मतलब जितना था हमने उससे ज्यादा से डिवाइड किया था, जबकि हमें कम से डिवाइड करना था, कम से डिवाइड करना था तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आता, तो 1.04 की जगह 1.05 भी हो सकता है ये, ठीक है, 1.06 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो नियरली 101, ठीक है, आंसर 101.05 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, a solution containing 0.5 gram of KCl dissolved in 100 gram of water freezes at this temperature, give ionization या अल्फा बताना है, KF given है, 0.5 in 100 gram water and 0.24 डिग्री, है ना, तो ये KF का क्वेश्चन है, तो ये रहा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो सोल्यूशन कंटेनिंग, पहले I निकालना है हमें, तो I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। डेल्टा TF शायद 0.24 था, माइनस था, वो वैल्यू आ गई, KF 1.86 होता है, और ये मोलैलिटी है 0.5 ग्राम है KCl, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, KCl का मॉलिक्यूलर वेट 74.5 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये 100 ग्राम इसमें चेंज हो गया। आई होप सो ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है, ये मैंने मोलैलिटी निकाल के नीचे रख दी है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये वैल्यूज ऐसी देते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया नीचे 10, 0.5 ग्राम ही था, ये भाई कैलकुलेशन देख लेता हूँ बेटा, इसलिए देख रहा हूँ कि दोबारा फिर मुझे ना कहूँ, 0.24, 0.5, 1.86 है ना, 0.24, 0.5, 1. सारी कैलकुलेशन यही है, तो बेटा अब इसको अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाए, ये 0.24 है, मैंने इसको 24 लिख लिया है, 74.5 लिख लिया है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, मैंने 24 लिखा है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए हैं, ये 186 का हाफ है, 0.5 से मल्टीप्लाई तो 0.93 हो गया है ना, और 0.93 को भी मैंने 93 कर दिया है, अभी 2 जीरो तो ये चले गए, ओके। 24 से 930 अगर मैं डिवाइड करूं, क्योंकि मैं इसे 25 मान लूंगा, 25 3 टाइम्स 75, नियरली कितना बचा, 70, 24 से 3 टाइम्स 72, 8, 10, 18, 3, 21, 21, 210, 24 8 टाइम्स 210 के लिए बताओ, नियरली 8 टाइम है ना, 9 टाइम्स भी हो सकता है, नियरली 8 टाइम्स, और इंटू 74, इंटू नहीं डिवाइड, तो ये आ रहा है 74.5 अपॉन नियरली 38, ठीक है, वो कैलकुलेशन देख लेंगे, तो 38 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों 76, तो 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.8 या 1.9 ये मान लिया मैंने। अब बेटा मुझे निकालना है अल्फा, अल्फा इज I-1 अपॉन N-1, क्वेश्चन KCl का है तो N2 हो गया, 2 - 1 1, ये नियरली 1.9 लिया है, तो ये 0.9 या 90%, या बेटा कैलकुलेशन तो देखनी पड़ेगी, 92% आ रहा है, मैंने एक अप्रोक्सीमेट किया था 92। अब बच्चों जितने भी प्रेजेंट हैं जल्दी बताइए, इन 8 क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए हैं, किसी में डाउट है तो प्लीज काइंडली आस्क, इन 8 में कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, या ट्यूटोरियल 3, 2, 1 यानी 1 से लेके 4 तक कोई डाउट है पूछिए, नहीं है तो ऑब्वियसली 1 टाइप करिए जिससे मैं इंतजार ना करूं, ठीक है। संजना को कोई डाउट नहीं है, उन्होंने 1 टाइप कर दिया है टाइमली, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी बता दो प्लीज। अभिषी को डाउट नहीं है, आदित्य को डाउट नहीं है, आयुष को डाउट नहीं है, नेक्स्ट इज अरुषि जैन एंड विजय वसीम, इन्हें भी डाउट नहीं है,
ओके ओके, आर्यन वर्मा क्लियर है, बहुत बढ़िया। एंड प्रथम को क्लियर है, ओके। निष्का क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस। अब हम फिर आगे मूव करते हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आई होप सो आगे आंसर दे दिया है। अब हम आ रहे हैं बेटा, अरे यार ये कहाँ आ गए, दैट इज समेटिव एक्सरसाइज। मेरे ख्याल ये हमसे हो गई है, या हम, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये कर ली है। यस, ये हमारी हो चुकी है। ट्यूटोरियल के बाद ये सब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी, ये हमारी हो गई है। अच्छा, फिर भी ओके, एक बच्चे ने कुछ लिखा है कर लिए, वेरी गुड प्रथम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर की समेटिव एक्सरसाइज हो गई। अब हम ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इसके पहले के ऑब्जेक्टिव में भी ऑलमोस्ट 10 या 12 कर लिए थे, ठीक है। फिर भी हम इसको टेंशन नहीं लेते कौन सा किया नहीं, कौन सा नहीं किया है। अब बच्चों, अगर आपने करेक्ट किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो एक बार देख के जल्दी बताइए। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में 1 to 20 में कौन सा दिक्कत है? 5th या 6th क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन में याद आ रहा है, वो चेक करना था, नहीं किया है हमने, उसे मार्क कर लीजिए क्योंकि मैंने नहीं किया। अब 1 से लेकर 20 तक जल्दी से कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। 1 से लेके 20 तक, क्योंकि हम यूजुअली जब क्लासेस ऑनलाइन भी करेंगे, सॉरी ऑफलाइन करते हैं, तो भी हम यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि एक होमवर्क होता है ऑब्जेक्टिव लेवल का, और फिर हम ऐसे बोर्ड पे लिख देते हैं 1 से लेके 20 तक, जो जो डाउट्स हैं वो बोलिए। बच्चे डाउट्स बोलते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उन पे मूव करते हैं। तो 1 से 20 तक जल्दी बताइए, कोई डाउट है? नहीं है तो ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। प्लीज फास्ट। 13 क्वेश्चन, वेरी गुड। अरुषि जैन ने एक क्वेश्चन पूछा है 13, और किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। 13, द रेशियो ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ NaCl टू दैट ग्लूकोज। बेटा यही क्वेश्चन है। तो अगर ये है रेशियो ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ NaCl टू द ग्लूकोज, मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई पूछ रहा है एक तरीके से। आई की वैल्यू यहाँ 2 है, तो आंसर 2 होगा। फिर समझो क्या कह रहा हूँ। ये कहा है उन्होंने कि NaCl की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाली, जिसको हम कहेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू, और एक ग्लूकोज की क्वालिटेटिव वैल्यू निकली, वो आई नॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू। और आई अगर हमें निकालना होता है तो वो होता है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू डिवाइड बाई नॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आई की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि NaCl 2 पार्टिकल में टूटता है और ग्लूकोज नहीं टूटता या एक में रहता है। अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा 1 मान लिया जाएगा, और इसीलिए यहाँ का आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पीछे का ऑप्शन हो सकता है गलत दिया हो, हमें मतलब नहीं, बस इतने को जरूर ध्यान दीजिएगा कि 0.5 भी ऑप्शन है, 2 भी है, तो न्यूमरेटर में क्या रखना है, हमें ये ध्यान देना है। तो NaCl की वैल्यू टू द ग्लूकोज है, तो NaCl ऊपर है, ग्लूकोज नीचे है, तो आंसर है 2। NaCl की प्रॉपर्टीज ग्लूकोज से डबल आई। बताइए बेटा, पहले 20 में और कोई डाउट? पहले 20 में नो डाउट, ओके, क्लियर है। अब जब 1 टाइप कर रहे हैं इसका मतलब क्लियर है ना। अब 1 का मतलब 1 फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब अगले 20 की बात करेंगे। 21 से लेके, और इस पेज पे मुझे 35 तक दिख रहे हैं, तो 21 से 35 तक निगाह मार लीजिए। आपको तैयार रहना चाहिए पूछने के लिए कि 21 से 35 तक ये डाउट है। छोटा डाउट हो तो भी पूछिए, क्योंकि बाजी पूछ ही नहीं रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप डाउट पूछ सकते हैं वट एवर। 21 to 35, 30th पूछा एक बच्चे ने। 30th बेटा ये रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन है, पहले 30th बता रहा हूँ बेटा आयुष, फिर 34। 30th एक रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन है। HCl और वाटर का जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है वो कितने % का है? नियरली 22 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें HCl होता है एंड रिमेनिंग वाटर होता है। नियरली 22% HCl एंड रिमेनिंग वाटर। फिर भी एक बारी, क्योंकि ये रेक्टाफिकेशन क्वेश्चन है कि एजियोट्रॉप कहाँ बना है। जैसे रेक्टिफाइड स्प्लिट मुझे एग्जैक्टली याद है, NCERT ने दे रखा 95% इथाइल अल्कोहल एंड रिमेनिंग वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्लिट। पॉजिटिव डेविएशन का या लो बॉइलिंग एजियोट्रोप है। तो ये तो बेटा रेक्टिफिकेशन है। 22 वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 20 ऑप्शन भी नियरली है, तो देख के याद करिए। 30 के बाद एक बच्चे ने मुझे 33 कहा है, 33 एक बच्चे ने कहा है, और एक ने 34 कहा है। चलिए 33 पहले देखते हैं।
a solution contain non-volatile solute molecular mass M2. Which of following can be used to determine molecular mass in terms of osmotic pressure? तो यहाँ पे वो molecular mass की वैल्यू कह रहा है M2, है ना? तो यहाँ पे दो M है, एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है. चलिए, ये स्मॉल m और कैपिटल M में क्या नाटक है इसका? A solution contain non-volatile solute of molecular mass capital M2. Which of following can be used to calculate molecular mass of solute in terms of osmotic pressure? तो मुझे जो लग रहा है यहाँ molecular mass of molecular mass of solute M2 निकालना है, तो small m2 क्या है? तो बेसिकली वो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, है ना? ठीक है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फाई इज इक्वल टू CH3. ठीक है, फाई इज इक्वल टू, C का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर ये केजी में तो 1000 नहीं लेते, S इंटू T. अब हमसे कहा गया ये M2 निकाल दो, तो M2 इधर ले गए हम, वेट अपॉन या 1000 इंटू वेट, वट एवर. आप इसको देख लीजिए एक बारी. ठीक है, 1000 को मैं पहले लिखना चाह रहा था, तो 1000 इंटू वेट इंटू S इंटू T अपॉन पाई इंटू कैपिटल W को शायद इन्होंने स्मॉल m2 लिखा हो और ये स्मॉल m2 लिखा हो, क्योंकि इन्होंने एब्रीविएशन नहीं दिए हैं इसलिए हमें ये लेने पड़ रहे हैं, और ये कैपिटल M2 लिया है शायद. ठीक है, तो ऐसा जो भी ऑप्शन है उसे देख लीजिए. तो 33rd क्वेश्चन में बेटा कुछ खास नहीं लगा मुझे. ओके, हाँ यार बात तो सही कह रहे हो बेटा. एक मिनट रुको, सॉरी मैं कर कह रहा हूँ, यहाँ तो कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम चाहिए होगा. ओके सॉरी, मैं गलत पढ़ गया था, आई एम सॉरी बेटा. ये क्वेश्चन है, इसका मोलर मास निकालना है. सिंपली पाई इक्वल्स टू CH3 फॉर्मूला है. पाई की वैल्यू पाई रहेगी, C की वैल्यू स्मॉल w नहीं है, वो स्मॉल m है और कैपिटल M है, और S इसके साथ कंसंट्रेशन में 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आता है और S इंटू T आता है. तो ये एक जनरल क्वेश्चन था, तो ये आपको कैपिटल M2 निकालना था, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालना था. ये इधर गया, ये नीचे आया, तो M2 इंटू S इंटू T, और ये नीचे आ गया पाई, और ये नीचे है वॉल्यूम इन लीटर. अब ऑप्शन देखिए, मैं गलत मूव कर गया था यार, मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है. ठीक है, चलिए बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? जिस बच्चे ने भी पूछा था वही बता दे. क्या 33rd जिस बच्चे ने पूछा था वो क्लियर है? उसे 33rd क्लियर है. 34th पूछा था एक और बच्चे ने, 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन कितने ग्राम फ्लोराइड आयन? 400 ppm हो गया शायद. ठीक है, एक मिनट चेक कर लें. 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 400 ग्राम फ्लोराइड आयन. तो ppm में वैल्यू निकालनी है, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 10 की पावर 6, है ना? तो इसे मैंने 2000 इंटू 10 की पावर 3 लिख लिया, अपॉन 500 लिख लिया. 500 4 टाइम्स 2000. अरे गड़बड़ कर गया हूँ. अच्छा, 10 की पावर 2 लिखना है. अगर मैंने 2000 लिया है तो ये पॉइंट भी है. ठीक है, 400 इज द आंसर. तो 400 ppm इज द आंसर. जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था 34, क्या उसको क्लियर है? वही बच्चा खाली 1 टाइप कर दे. जिसका डाउट था क्लियर है, वेरी गुड. तो 35 में अब पूछिए, क्योंकि बीच में अगर मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता. 35 में और किसी को डाउट है? अप टू 35 एनी डाउट? अप टू 35 क्वेश्चन एनी? 28 करीशी बेटा 28. A mango is placed in dilute solution of hydrochloric acid. Obviously मान के चल रहे हैं बेटा, वैसे मैंगो कह रहा है ये, तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया. पॉइंट क्या है ना, चलो एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो होती है कैसी? SPM, सेमी परमेबल. तो उसके अंदर कोई चीज चली जाएगी. लेकिन मैंगो की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल नहीं है. मैं कहाँ से बता रहा हूँ, आप एक जरा सोचना मेरा लॉजिक क्या है.
जैसे अंडे वाला क्वेश्चन था हमारा, तो अंडे में हमने कहा ना ऊपर की हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हटाएंगे, फिर मेम्ब्रेन होगी उसको रखेंगे। यहाँ मैंगो को पील ऑफ करने या कोई मेम्ब्रेन हटाने की बात नहीं। अब जरा सोचो, हम यूजुअली इस सीजन में मैंगो खा रहे हैं, हमें पता है ना, हमें अच्छी तरीके से पता है। हमें क्या पता है, हमारे घर में जब मैंगो आता है हम पानी में रखते हैं, नहीं रखते? और अगर पानी में रखते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आज हमने मैंगो लाके रखा है, 2 घंटे पानी में रखते रहा और 2 घंटे 4 घंटे बाद स्वेल अप हो गया? नेवर। मैंगो को भी स्वेल या बस तो होता ही नहीं। दैट मीन्स मैंगो की जो ऊपर की कवरिंग है दैट इज नॉट सेमी परमेबल, और अगर वो सेमी परमेबल नहीं है तो ऑस्मोसिस का लॉजिक लगेगा ही। तो इसका आंसर आई होप सो नथिंग हैपन इज मोर बेटर, मोर एप्रोप्रिएट। नहीं तो हमारे घरों में भी आम जो थे, अब प्रैक्टिकली सोचो, किशमिश के लिए रेजन, उसको हम पानी में डालते हैं, स्वेल करते हैं, हमने देखा है, मालूम है स्वेल होती है, तो वहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मैंगो में कभी स्वेलिंग वाला सुना नहीं मैंने, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली मालूम है, इसलिए कह रहे हैं। फिर भी दोबारा पूछिए और कोई क्वेश्चन। बेटा क्लियर है जिसने पूछा था ये? बोलो क्लियर है जिसने पूछा था? बेटा जो जो क्वेश्चन पूछे वो अपने आप तैयार रहे कि इसका आंसर जब समझ में आ जाएगा तो मैं क्लियर बताना होगा, और नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस डिस्कशन करना पड़ेगा। 35 तक वेरी गुड बेटा। 35 तक और कोई डाउट? अप टू 35 और कोई डाउट? नो। चलिए आगे बढ़े। 35 के आगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेके मेरे इस पेज में 46 तक 10 है बस। 36 टू 46 एक बच्चे का आ गया, नो डाउट। जल्दी बोलिए 36 टू 46। 44 बच्चे, अच्छा आगे क्लियर आया। 44 एक डाउट है एक बच्चे को। 44 के अलावा कोई डाउट नहीं है। 44 नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 370। अच्छा 36 है, फिर 38 है, बस पहले इन दोनों को करने तो फिर बताना। 36 सॉरी 38 और 42 44 44 था ना। चलिए 44 है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन एट 760 mm, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, ये तो मैंने शायद करा दिया आप लोगों को, ठीक है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा क्या आंसर नहीं आ रहा उससे इसका? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 23 mm प्रेशर विल बी, है तो वही क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर चेक कर लूं। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इज 373 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23, वेपर प्रेशर है इस समय 23 mmHg, 298 केल्विन पे 23 mmHg है ये। ठीक है। इफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा है एट 23 mmHg, बेटा वैसे यहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मैंने आपको करा दिया है, फिर भी दोबारा देखता हूँ शायद नहीं हुआ हो। log P2 अपॉन P1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T, ठीक है। दो प्रेशर दे रखे हैं, एक 73 एक 23। तो जरा ध्यान से देखेंगे, हमने 760 एक लिया है, एक 23। ये याद रखना है कि अगर ये P2 ऊपर रखा है तो यहाँ T2 माइनस T1 आएगा। ये 40 पॉइंट समथिंग दे रखा है, ये किलो जूल है तो मैंने इसे जूल में चेंज कर लिया, और ये भी जूल में 8.314 आ गया। और यहाँ एक टेम्परेचर हमें गिवन है, बस इतना ध्यान रखना है, 760 ऊपर रखा है, दैट इज ये P2 है तो ये T2 की वैल्यू है। 760 का टेम्परेचर मुझे याद है 373 था, और ये टेम्परेचर निकालना है। पुट दिस, अब ये मैथमेटिक्स है इसके बाद की। यहाँ एंटी लॉग, चलो लॉग सॉल्व कर लेंगे, एंटी लॉग क्यों गिवन है, यहाँ लॉग सॉल्व करके रखेंगे, ये वाली मैथमेटिक्स लगाएंगे, पुटअप करेंगे। और सर सेम इसी मेथड से किया फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके आंसर मैच नहीं कर रहा तो सर 304 आ रहा था मेरा, 304 305। ओके, तो एक बारी मैं आप मेरे को जो भी आपने किया उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिएगा, एक बार चेक कर लूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि आई होप सो इसमें और कोई तरीका ही नहीं है, और वैल्यूज में और कोई लफड़ा भी नहीं है। केल्विन भी सही है, 298 केल्विन पे ही। चलो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसको
दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अगर कुछ और फॉर्मूला या कुछ और तरीका होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट एक और बच्चे ने क्वेश्चन बोला था 38, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 143 mmHg, 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम दिस वन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपको क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इतना है, 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक टेक्निक होती है वो पकड़ो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर तो कम होना ही होना है, तो 143 से बढ़ के 143.99 होना, 199 होना बकवास है। जो मुझे लग रहा है ये और ये दो ऑप्शन में ये 143 से 141 आसपास, ये काफी लंबा। दैट मीन्स अगर सोल्यूट बहुत डाइल्यूट है तो थोड़ा सा ही चेंज होगा 141, सोल्यूट बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तब भी 50 का चेंज बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ 0.5 ग्राम सोल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट 65, है जान निकाल दीजिए इसकी, 0.5 ग्राम, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट 65, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालोगे तो 0.5/65 इंटू डिसॉल्व इन दिस वन, जान मुझ के डेंसिटी देके और कंफ्यूज कर लिया उसने, 100 ml इंटू 158, मतलब आपको निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 158 हो गई, तो ये हो गया 158, तो ये आ गई इसकी मोलैलिटी। तो अगर आप ध्यान से देखें 0.5/65 ये बहुत कम मोलैलिटी आ रही है, और अगर ये बहुत कम मोलैलिटी आ रही है तो बहुत थोड़ा सा ही चेंज आएगा। बल्कि मैंने मोलैलिटी निकाली क्यों है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मोलैलिटी क्यों निकाली मैंने, सॉरी, हाँ मुझे क्या निकालना था बेटा, मुझे निकालना था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन बहुत कम आएगा, और अगर इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, आंसर ए हो गया, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.5/65 इसके मोल हैं, और दूसरे के 158 ग्राम है, 158, और उसका मॉलिक्यूलर वेट 158 ही होता है शायद CCl4 का ना, 171 टू 142, 142 प्लस 12 154 इसका, ये 1 मोल है, वो 1/130 मोल है, तो नेग्लिजिबल है, इसलिए ए आंसर इसका सही है। वी नीड नॉट टू सॉल्व दिस, ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से किए जाते हैं, और एग्जामिनर यही देख रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां शार्पनेस कितनी है आपकी, तो 38 क्वेश्चन डायरेक्ट होना है। चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट 46 तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए। 43rd एक बच्चे ने अभी बोला है, an aqueous solution containing 1 gram of urea boils at this, and aqueous solution containing 3 gram, सेम आंसर आ जाएगा बेटा, 1 ग्राम यूरिया और 3 ग्राम ग्लूकोज, बात तो एक ही है, फिर से समझो मैंने क्या कहा, 1 ग्राम यूरिया मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये इसके मोल्स बन गए, तो 1 ग्राम यूरिया में 1/60 मोल्स है, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, और ग्लूकोज के शायद आपको दिए हैं इस क्वेश्चन में ग्राम निकालने हैं, कितने ग्राम ग्लूकोज, 3 ग्राम ग्लूकोज दिए, सॉरी, तो 3/180 करोगे, वो भी 1/60 आ गया, 1/60, यानी मोल्स सेम आ रहे हैं, अगर मोल्स सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, तो यहाँ आंसर सेम जो था वही हो जाएगा, जो भी था क्वेश्चन आपका, अगर ये 100.25 है यही आंसर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि मोल्स सेम है। वेरी गुड, और कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा बेटा एक सेकंड, इस क्वेश्चन को ना 44 को बेटा जिस बच्चे ने पूछा था मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार और एक बस पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ जो दे रखी है वैल्यू, यहाँ दे रखी है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज इतना, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23, तो जरा लॉजिक सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चे कि बेटा ये कहा गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट
298 Kelvin is 23 mmHg। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है। लेटेंट मतलब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूं, अगर उस मेथड से आप कह रहे हो नहीं आ रहा, इसलिए अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है तो बेसिकली वो एनर्जी दे रखी है जहां वो जाके या लेटेंट हीट बेसिकली क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ती है। यहाँ का 298 केल्विन है। और हमें जाना कहाँ है, 23 mmHg से 760 mmHg तक ले जाना है। ठीक है, 23 mmHg से 760 mmHg तक ले जाना है। Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा। चलो एक बारी मैं देख के बोलूंगा, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर AIEEE क्वेश्चन। अगर आपने किए हो तो पहले 10 में बताइए, पहले पेज पे हैं 11 में बताइए, पहले 11 में बताइए। और अगर आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन, वो आगे पीछे स्कैटर हो गए हैं, तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करिए, करेक्ट आंसर निकालिए और आगे बढ़िए। हाँ जी, पहले 11 में नेक्स्ट शीट में जल्दी से बताइए, पहले 11 में क्या क्या डाउट है। तैयारी नहीं है बेटा आप लोगों की, मतलब पूरे तरीके से एकदम क्वेश्चन रेडी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। हाँ तो ये मीना बात एटलीस्ट लिखिए तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस। एक बच्चे ने खाली बताया सारे क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर। और कोई जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे बढ़ूं फिर, नहीं तो मैं। हाँ किए नहीं है वो भी बताओ, अगर किए ही नहीं है अभी तो। अगर नहीं किए हैं तो मैं एक बार ये तो कह सकता हूँ कि ये नेक्स्ट टर्न पे यहाँ से हमें करना। किए हैं तो डाउट प्लीज फास्ट। बेटा अगर आपने नहीं किए तो भी बता दीजिए, किए हैं तो बता दीजिए, डाउट है तो बताइए, लेकिन कुछ लिखिए जरूर। क्लियर है, एक बच्चे ने बता दिया मुझे कि हमें यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। तो जिसे क्लियर है वो अब अगले मोमेंट पे देखते हैं, 12 से 30 तक या जो भी अगले पेज पे है। ओके, एक बच्चे ने साफ साफ कह दिया हमने तो किए ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ तक कर लिए, वेरी नाइस। एक बच्चे का डाउट आया है 21 अभी बता रहा हूँ, मुझे जहां तक याद है इसका आंसर गलत था। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, वांट ऑफ फैक्टर आई, कैलकुलेटिंग द मोलर मास। ठीक है, यहाँ है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना है यूजिंग दिस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1, और Na2SO4 में n की वैल्यू, Na2SO4 3 पार्टिकल्स में टूटेगा, 2 Na और 1 S, तो n-1 में ये 2 हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, और ये 1 भी उधर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा। तो ये 2 अल्फा प्लस 1 था, और भैया 1 प्लस 2 अल्फा, बी आंसर आना है। शायद आंसर शायद गलत था सर, सही गिवन है नीचे। अच्छा यही गिवन है, सही गिवन है, वेरी गुड सर सही है वो। कोई बात नहीं, किसी को डाउट था उससे समझ में आ गया, गलत तो नहीं किया ना बेटा मैंने, आंसर यही है ना। नेक्स्ट, जिसको डाउट था वो क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए अब क्योंकि बाकी बच्चों ने किया ही नहीं है, तो अगर डाउट जिसने भी किया वो डाउट पूछ ले, लेकिन नेक्स्ट टर्न का आपका होमवर्क यानी डे अल्टरनेट डेज पे बैच चल रहा है, तो एक्सरसाइज 4 से अब हमें करना है। तो एक्सरसाइज 4, और इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट टर्न के लिए आपको ये 32 क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली ये IIT एडवांस यानी एक्सरसाइज 5, ये 4, 5, ठीक है, ये 4 और 5 आपको करनी है, ठीक है। और जब आप ये 4 और 5 कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा पुराने नोट्स हैं या ये क्वेश्चंस पुराने हैं, लास्ट ईयर के आए हुए, या क्योंकि अब पता है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आई मीन टू से ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है, पहले साल में एक पेपर होता था, एक ही पेपर, दैट मीन्स पूरे साल में केमिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेंगे तो 60 मिलेंगे IIT प्री एडवांस मिला के, और बहुत ज्यादा एक आध नीट का पेपर, और तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। अब क्या है, अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर, जब कंप्यूटर बेस्ड में है तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, स्लॉट्स होते हैं, 6-6, 7-7 दिन पेपर चलता है, एक दिन में 2-2, 3-3 स्लॉट्स, 2-2 स्लॉट्स होते हैं,
तो हर एक स्लॉट के क्वेश्चन अलग होते हैं, इक्विवेलेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब एक एक साल में आपको 400-500 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से कंप्यूटर बेस्ड पेपर आया है ये ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड हर कोचिंग वाले को मिल जाते हैं, वो ऑब्वियसली पब्लिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन के नंबर आपको लास्ट 2-3 ईयर्स के अगर आप उठा के देखोगे कंप्यूटर बेस्ड वाले, बहुत ज्यादा है। तो इनसे आप पहले ये खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको जो अब लेटेस्ट 3 साल के क्वेश्चन है वो इंटरनेट से निकाल के एज इट इज सर्व कर दूंगा, फिर हम वो कर लेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। ठीक है बच्चों, एनी डाउट, कोई कुछ कहना चाह रहा है जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, बाय। ओके, बाय बाय।